The innocence of America shone through in the early decades of the 20th century, as parents let their children play unattended and unguarded on the streets of New York. There was no such concept as stranger danger in the poor communities, as they felt kidnappers would not target the children of those who could not pay a ransom. Yet children continued to disappear. He felt driven to torment and kill children. Sometimes he would gag them, tie them up, and beat them, although he preferred not to gag them, circumstances permitting, for he liked to hear their cries. Hello everyone and welcome back to another true crime case study with me. And first of all मैं तुम सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ. आई डोंट नो अभी मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं, बट मैंने जो लास्ट चेक किया था वो 76 था एंड आई एम श्योर कि ये अभी तक 100-200 तो हो ही गया होगा. तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू एंड ऑल्सो इट्स माइलस्टोन में जानते हैं. आज का केस बाकी के केस से काफ़ी अलग होने वाला है क्योंकि मैं इस केस में कोई इंट्रो नहीं देने वाला हूँ और ये केस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है. इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड अल्बर्ट फिश. I always had a desire to inflict pain on others and to have others inflict pain on me. I always seem to enjoy everything that hurts. अल्बर्ट फिश का जन्म 19th of May 1870 वाशिंगटन के DC में हुआ था and I am going to address him only फिश, तो तुम समझ जाना. फिश की फैमिली में टोटल 6 लोग थे एंड इनके पिता मिस्टर रेनल्ड फिश जो कि एक अमेरिकन थे, वो एक रिवर बोट कैप्टन थे एंड आफ्टर सम टाइम इन 1870 उन्होंने एक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर कंपनी खोली एंड फिश की माँ मिसेस एलेन फ्रांसिस जो कि एक हाउसवाइफ थी एंड फिश के पेरेंट्स के बीच का जो एज डिफरेंस था वो काफ़ी ज़्यादा था, लाइक 43 इयर्स का गैप था. 43 इयर्स इज वेरी बिग नंबर बट फॉरेन कंट्रीज में ये कुछ बड़ा बात नहीं होता एंड वो लोग ने लव मैरिज किया था इसलिए इसका गैप कुछ ज़्यादा बड़ा. एंड फिश के 4 भाई बहन थे, वॉल्टर, एनी एंड एडविन मिशेल. वो सबसे छोटा था पूरे फैमिली में एंड एट द एज ऑफ 5 ऑन अक्टूबर 16, 1875 इन वॉशिंगटन सिटी उसके फादर का डेथ हो जाता है ड्यू टू हार्ट अटैक एट द एज ऑफ 80. एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग क्योंकि आई थिंक ये एक ऐसा कारण है जिसके कारण फिश एक सीरियल किलर बना बिकॉज फिश फैमिली हैड अ वेरी बैड हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस. फिश के अंकल, आई डोंट नो हिज नेम बट ही वाज पेशेंट ऑफ मनिया. ये एक मेंटल डिसऑर्डर है. इस कंडीशन में इंसान बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से उसको एबनॉर्मल एलिवेटेड मूड, इमोशंस एंड हाई लेवल ऑफ एनर्जी चेंजेस होते रहते हैं. एंड वॉल्टर जो कि उसका भाई था उसको भी एक मेंटल डिसऑर्डर था जिसके कारण वो कई सालों तक मेंटल हॉस्पिटल में उसने ट्रीटमेंट लिया. एंड ऑल्सो फिश की जो बहन थी एनी, शी वाज आल्सो डायग्नोस्ड विद मेंटल एफिलिएशन. इस स्टेट में इंसान को काफ़ी पेन होता है, डिस्ट्रेस होता है, ग्रीफ और मिसरी. ये एक तरह का विजुअलाइजेशन हेलुसिनेशन है. इस कंडीशन में लोग एक्सट्रीम लेवल ऑफ मेंटल एंड फिजिकल सफर करते हैं एंड इवन उसकी माँ को भी विजुअल हेलुसिनेशन की कंडीशन थी. इस कंडीशन में लोगों को जगते हुए सपने आते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट या फिर बिल्डिंग उसके ऊपर गिर रहा है. ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया बट ये काफी खतरनाक चीज को विजुलाइज कर लेता है. एंड ऑल्सो फिश के और भी काफी लोग थे जिन लोगों ने मेंटल इलनेस को सफर किया. एंड फिश के फादर के डेथ के बाद से उसकी मॉम काफी मेंटल डिप्रेशन में जा चुकी थी एंड वो फाइनेंशियली भी काफी स्ट्रगल कर रही थी जिसके कारण उसने फिश को वॉशिंगटन के सेंट जोसेफ ऑर्फनेज में छोड़ दिया. एंड यही वो जगह है जहाँ पर फिश ने
दर्द से अपना एक नाता जोड़ लिया। जैसे कि ज्यादातर ऑर्फनेज में बच्चों को सही से ट्रीट नहीं किया जाता था, वो ही हाल था उस ऑर्फनेज का भी, जहाँ फिश ने 4 साल बिताए अपनी जिंदगी के। वहाँ के केयर टेकर्स बच्चों को रेगुलरली काफी मारते थे। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने कुछ गलती की है इसीलिए, वो गलती करे या ना करे, उनका एक रूटीन होता था कि वो उन्हें मारेंगे। ऑर्फनेज में बेसिकली लोग को सुधारने के लिए लाया जाता है, उनका ये मानना था, तो वो इसलिए ऐसे करते थे। एंड इवन वो एक दूसरे को बोलते थे कि तुम आपस में ही एक दूसरे को मारो और दर्द सहना सीखो, क्योंकि आगे लाइफ में ऐसे काफी सारे टाइम आएंगे जहाँ पे तुम इससे भी ज्यादा दर्द होगा। एंड आई डोंट थिंक ये कौन सा मेथड है किसी को दर्द देने का या फिर किसी का भी ट्रीटमेंट करने का, बट फिश इन सबसे अलग था। एक तरफ जहाँ लोगों को दर्द होता था, इन बच्चों को, वहाँ फिश इस दर्द को इंजॉय कर रहा था, प्लेजर ले रहा था इस दर्द से। एंड उसने एक इंटरव्यू में बोला था, आई सॉ बॉयज डूइंग मेनी थिंग्स दे शुड नॉट हैव डन, एंड धीरे धीरे ही सीप इनटू सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। एंड उसके बाद इन 1880 उसकी मॉम को एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है। देयर इज नो डिटेल कि किस तरह का उसको जॉब मिलता है, बट गवर्नमेंट जॉब मिलता है, जिसके बाद वो स्टेबल हो जाती है। एंड तब वो ऑर्फनेज से फिश को वापस ले आ जाती है अपने घर पर। बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी, फिश के अंदर इतनी सारी चीजें घुस चुकी थी जो आने वाले समय में काफी खराब आउटपुट दे सकती है। एंड क्योंकि अब फिश ऑर्फनेज से बाहर आ गया है, तो उसको पेन से जो प्यार था, प्रेजर मिलता था, वो अब उसको कोई नहीं दे रहा था। तो उसने खुद से ही अपने आप को पेन देना शुरू कर दिया ताकि वो इसका प्लेजर ले सके। एंड इन 1882 जब वो 12 साल का था, जब फिश 12 साल का होता है, तब वो एक टेलीग्राफ बॉय से मिलता है, जिसके साथ उसने अनहेल्दी रिलेशनशिप बनाया। एंड उस बच्चे के साथ दे स्टार्टेड द सेक्सुअल प्रैक्टिस ऑफ यूरेनिया एंड कॉप्रोफारिया कंजप्शन ऑफ ह्यूमन वेस्ट। हाँ, तुम सही समझे, जो 2 तरह का निकलता है उसी चीज को। एंड आखिरकार उसकी सैडोमास्टिक टेंडेंसी उसको सेक्सुअल सेल्फ म्यूटिलेशन की ओर लेकर गया। सेक्सुअल सेल्फ म्यूटिलेशन यानी खुद को पेन देकर, यानी खुद को तकलीफ देकर सेक्स का प्लेजर लेना। एंड वो रेगुलरली अपने पीठ पर एक सुई चुभाता था एंड ऑल्सो अपने एब्डोमेन में, ताकि वो अपने आप को प्लेजर दे सके पर इस सब का मजा ले सके। एंड इवन द वर्स्ट पार्ट कि उसने एक लकड़े के फट्टे पर ब्रेक मारा, उसको आर पार किया एंड उस फट्टे से अपने आप को मारा है ब्रेक से। तुम सोच सकते हो वो कितना, मतलब उसका दिमाग फाउंड अप हो चुका था कि इस तरह की चीजों को बना के वो खुद के ऊपर टॉर्चर करता था। एंड इन 1890 जब 20 साल का हुआ, तब वो न्यूयॉर्क सिटी आ जाता है। एंड दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। एंड क्योंकि फिश अब बड़ा हो चुका था, तो उसको अब इसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई थी कि मैं जब खुद को पेन देकर मेरे को इतना पसंद आता है, तो मैं अगर किसी और को दूंगा तो कितना ज्यादा मजा आएगा। जिसके कारण उसने बिना टाइम वेस्ट किए न्यूयॉर्क के एक प्रोस्टिट्यूट क्लब को ज्वाइन किया। बेसिकली तुम समझ गए कि किस चीज के लिए उसने ये ज्वाइन किया, दूसरों को दर्द देने के लिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाकर दूसरों को दर्द देने के लिए। एंड वो वहां जाकर उन लोगों को टॉर्चर करता था। एंड क्योंकि वो बाहर में लीगल था वहां पे करना, क्योंकि लोग उसी को देखने आते थे। एंड उसने वहां पर जाकर काफी यंग लोगों को रेप एंड मोलेस्ट किया, जिसके बाद उसे ऑब्वियसली वहां से निकाल दिया गया। एंड क्योंकि वो वहां पर काम करता था, तो वो कैसे ना कैसे लोगों को बहला फुसला लेता था एंड उनके साथ वो सब एक्सपेरिमेंट करता था जो अपने साथ करता था। यानी एक उसका फेवरेट वेपन वो फट्टे वाला लकड़ी, एक दूसरा उसका बेल्ट, एक तीसरा उसका सुई जो चुमाता था। ये सब चीजों से वो सबको मतलब यूज करता था सबके ऊपर। एंड क्योंकि लोग इतने बेवकूफ तो है नहीं, अंधे है नहीं, कोई ऐसा चीज क्यों करेगा किसी के साथ, या अपने साथ ही क्यों करेगा। तो लोग समझ गए ये पागल इंसान है, इससे दूर रहना ही बेटर है। तो लोग उससे दूर ही बनाते गए जो उसको जानते गए। एंड इन 1819 उसकी माँ ने उसका अरेंज मैरिज करवाया विथ एना मैरी फॉकमैन, जो कि उससे 9 साल छोटी थी। बट फिश की फैमिली में ये कोई नई बात नहीं थी। उसके फादर ने भी काफी अपने से यंग औरत से शादी किया था। एंड जिसके साथ फिश हैड 6 चिल्ड्रन, एल्बर्ट, एना, गर्ट्रूड, यूगेन, जॉन एंड हेनरी फिश। एंड शादी के बाद उसकी एक अलग जिंदगी हो चुकी थी, क्योंकि उसके अब बच्चे भी थे, वो भी एक नहीं 6 थे। तो उसने एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश की। तो उसने एज अ हाउस पेंटर काम करना शुरू किया।
बट इन सब के बावजूद भी वो जो करता था यंग पीपल्स के साथ और अपने साथ, ये सब उसने करना बंद नहीं किया। अकॉर्डिंग टू फिश, एक बार की बात है जब वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में था, तब उसके पार्टनर ने उसको एक वैक्स म्यूजियम लेके गया जहां फिश बिकेम फैसिनेटेड विद पीनस बाइसेक्शन। पीनस बाइसेक्शन यानी बॉडी से उसको काट कर अलग करना, जैसे डॉक्टर करते हैं जेंडर चेंज करने। डूड, एंड आई विल सजेस्ट यू, तुम इन सब चीजों को गूगल बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर तुमने ये सब चीज देख लिया कोई वीडियो या फिर फोटो, तो आई एम प्रीटी श्योर तुम हफ्तों तक खाना नहीं खा पाओगे। आई एम प्रीटी श्योर। मुझे तो ये सब करना था, रिसर्च करना था, मैंने काफी सारी चीजें देखी है जो मुझे नहीं देखनी चाहिए, बट आई विल सजेस्ट यू कि तुम मत करो बस। अब तुम्हें इतना गट्स है, तुम्हें अगर इन सब चीजों से बहुत ज्यादा एल्बर्ट फिश बनना है तो तुम जाओ करो यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बट यू आर माय ऑडियंस, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम मत करो भाई, बस मत करो। एंड इन 1903 फिश को अरेस्ट किया गया चोरी के लिए इन सिंग सिंग प्रिजन, बट अगेन वो फिर वापस आ गया, बाहर निकल गया। चोरी का एक तो छोटा मोटा इंजाम था, तो वो ज्यादा कुछ उसको सफर करना नहीं पड़ा, वो बाहर निकल गया। बट इन 1910 फिश ने अपनी पहले विक्टिम को शिकार किया, जो कि सिर्फ 19 साल का था। पहले फिश ने उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया एंड उसको फोर्स किया उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। एंड फाइनली व्हेन दे वेयर इन अ रिलेशनशिप, फिश ने जानबूझकर उसको एक ओल्ड फार्म हाउस में लेकर गया एंड उसने उसको वहां बेहोश कर एक चेयर में बांध के बहुत टॉर्चर किया अपने फेवरेट वेपन से। एंड वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था जब उसके साथ ये सब कुछ वो कर रहा था। एंड ऐसे ही फिश ने वहां पर उसको रखते हुए 2 वीक तक टॉर्चर किया। एंड इवन द वर्स्ट पार्ट, फिश ने जो पीनस बाइसेक्शन देखा था उस म्यूजियम में, उस चीज को उसने उसके साथ किया। उसने उसके हाफ पीनस को काटा एंड उसको खा लिया। कोई एंड उसको ये काफी अच्छा लगा, तो फिश ने सोचा कि उसके पूरे बॉडी को वो वहां से लेकर जाएगा अपने घर में एंड उसको खाएगा। Dude, how can somebody so fucked up mind? I can't understand. बट फिश ने ये सोचा था एंड फिश ने जब ये चीज को खाया तो फिश को बहुत ही बढ़िया लगा ये चीज। आई डोंट नो डू कैसे उसको बढ़िया लगा, ध्यान से कितना पागल इंसान है मुझे नहीं पता, सॉरी फॉर एब्यूजिंग, बट फिश को ये काफी अच्छा लगा। एंड फिश ने डिसाइड किया कि वो उसके पूरे बॉडी को अब खाएगा एंड वो उसे अपने घर लेके जाएगा। बट क्योंकि वहां पर काफी जोरों से बारिश चल रही थी तो फिश डर गया, अगर वो उसको यहाँ से लेकर जाएगा अपने घर तक तो लोग देख सकते हैं, क्योंकि बारिश में ऑब्वियसली एक तो लोग घर पर रहते हैं तो वो घर के बाहर देखते हैं बारिश कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो काफी चांसेस थे कि लोग उसको देख ले, जिसके कारण फिश ने उसके पूरे बॉडी पर एक लोशन लगाया, एक क्रीम लगाया बेसिकली, पर वो उसको लेकर नहीं जा सकता था। एंड क्योंकि वो जिंदा था तो फिश ने सोचा वो उसके बॉडी पर पेरोक्साइड डाल दे, तो फिश ने उसके बॉडी को वहीं पर छोड़ दिया एंड उसके बॉडी के पास एक $2 का नोट छोड़ के चला गया एज अ कंपनसेशन जो उसने उसके साथ किया। भैंसो तुम कैसे इतने वाहियात इंसान बन सकते हो मुझे नहीं पता। ये सब करने के बाद वो वहां से चला गया एंड आफ्टर सम टाइम पुलिस को उसकी बॉडी भी मिलती है, बट सैडली पुलिस को इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है कि ये किसने किया, क्यों किया, तो फिश को पकड़ा नहीं गया एंड फिश वाज फ्री टू किल। एंड फिश का ये क्लेम है कि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उस बच्चे को वो वैसे छोड़ देगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, वो कितना पेन झेल सकता है। एंड इन 1917 फिश जब काम करके अपने घर वापस आ रहा था तब उसने देखा उसकी वाइफ घर से भाग चुकी थी और अपने बच्चों को छोड़कर जॉन के साथ, जो कि उसके घर पर ही रहता था, बेसिकली रेंट देकर ताकि वो कुछ ना कुछ अर्न कर सके। एंड क्योंकि फिश अपना ज्यादातर टाइम विक्टिम्स को ढूंढने में एंड काम में बिताता था, तो ना वो अपने वाइफ को, ना ही अपने चिल्ड्रन को, ना ही किसी को वो टाइम दे पा रहा था, जिसके कारण ऑब्वियसली उसकी वाइफ को जो एक्सपेक्टेशन था अपनी हस्बैंड से वो उसको नहीं मिल रहा था, तो वो दूसरे की तरफ देखेगी ही देखेगी। इंडिया तो है नहीं, ये फॉरेन कंट्री है, तो वो देखेगी ही देखेगी। एंड जिसके बाद दे मेड अ कनेक्शन एंड वो भाग गए फिश को छोड़कर। एंड ऑल्सो एंड घर से भागने के बाद कुछ ही टाइम बाद वो दोबारा घर वापस आ जाती है अपने लवर जॉन के साथ। एंड बेसिकली उन्हें कुछ अच्छी जगह नहीं मिली रहने को वहां पर, तो वो वापस फिश के पास आ जाती है अपने लवर जॉन के साथ। बट फिश वॉज वेरी क्लियर
कि वो उसे अब अंदर नहीं आने देगा, चाहे वो रेंट में कितना ही पैसा क्यों न दे, वो उसकी बीवी लेकर भागा था तो वो क्यों उसे अंदर आने देगा। बट अगेन उसने बोला कि तुम आ सकती हो पर वो नहीं आ सकता। एंड तुमने ये कहावत सुनी होगी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो उसने ये एक्सेप्ट कर लिया और उसने जॉन को अपने ही फार्म हाउस में छुपा कर रखना चालू कर दिया। बट उसे लगा कि फिश ये सब नहीं जानता, तो उसने ये चीज एक्सेप्ट कर ली। बट उसी दिन फिश सब कुछ जान चुका था कि जो उसकी वाइफ कर रही थी उसे वहां पर छुपा कर, बट उसने फिलहाल कुछ बोला नहीं। ऐसे ही कुछ दिन उसने देखा वो कब तक ये सब कर दे उसके साथ। एंड ऐसे ही वीक बीत जाते हैं, तब फिश ने सामने से जाकर दोनों को बोला कि तुम जो ये सब कर रही हो ना उसे वहां पर छुपा कर, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलना चाहिए वरना मैं कुछ खराब कर दूंगा तुम लोगों के साथ। तो अगेन वो दोनों इस डर से फिश को फिर से छोड़कर वो भाग जाती है जॉन के साथ एंड अपने बच्चों को भी ऑब्वियसली। एंड जब ये सब ड्रामा खत्म हुआ तो फिश के ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी थी अपने बच्चों के लिए, जिसके कारण वो काफी डिप्रेस होने लगा एंड उसे ऑडिटोरी हेलुसिनेशन होने लगी, यानी बहुत सारा साउंड गूंजना आसपास अचानक, एंड जिसके कारण वो अपने आप को फिर से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वो अपनी ग्रॉइन में कीले चुभाता था एंड उसको और ज्यादा एंजॉय करने के लिए लकड़ी के कील वाले वेपन को अपने आप को मारकर प्लेजर लेता था। एंड अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट वो बार बार अपने एनुस यानी पीछे वाले होल में एक लकड़ी को अपने अंदर डालकर उसको आग लगाता था ताकि वो इन सबसे मजा ले सके। एंड इवन वो अपने बच्चे और उसके दोस्तों को उसको उस नुकीली लकड़ी वाले वेपन से मारने को कहता था। एंड ये ही वो टाइम था जब उसने कैनिबलाइज्म यानी इंसानी मीट को खाना शुरू किया। वो उससे इतना ऑब्सेस्ड हो चुका था कि वो कुछ भी चीज रॉ मीट खाना शुरू कर दिया अपने पूरे फैमिली के साथ, यानी बिना पकाए हुए जो जानवर होते हैं उन लोगों को खाना शुरू कर दिया। एंड इस टाइम फिश ने अपने टॉर्चर करने के लिए वेपन ढूंढना शुरू कर दिया। एंड फिश के पास एक छोटी आरी, एक बुचर नाइफ, एक लकड़ी के कील वाला फट्टा एंड एक बेल्ट होता था और कुछ सुइयां होती थी। ये उसके वेपन का कलेक्शन था। एंड अराउंड 1919 फिश छोटे बच्चे जो मेंटली स्टेबल नहीं थे या फिर जो गरीब लोग थे उन लोगों को अपना टारगेट बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बहुत आसान था उसके लिए। एंड अगर वो इन लोगों को कुछ कर भी देता है तो काफी कम ही चांस है कि कोई उसे ढूंढने जाए, इवन पुलिस। तो वो इन सब चीज से बचा रहता। एंड इस दौरान उसने 200 से भी ज्यादा गरीब और बेघर लोगों को रेप किया, उसको टॉर्चर किया एंड काफी को उसने मार कर खाया भी। एंड बाय 1924 फिश पूरी तरह से पागल हो चुका था। एंड फिश का ये मानना था कि फिश को गॉड ने बोला है कि तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, बच्चों पर अत्याचार करना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो मैं तुमसे खुश हूँ। डूड आई डोंट नो, कोई भी भगवान हो, गॉड हो, तुम जिस रिलीजन को भी मानते हो, कोई भी गॉड ये नहीं चाहे कि तुम दूसरों को तकलीफ दो तब मुझे प्लेजर मिलेगा, बल्कि वो यही चाहेंगे अगर तुम पे कुछ तकलीफ है ना तो तुम अपनी तकलीफ से भी ज्यादा तुम सामने वाले की तकलीफ को देखो, तुम उसका हेल्प करो, ना कि कोई बोलेगा कि तुम इसको मारा तब मुझे खुशी मिलेगा। जैसे कि मैंने बोला था वो मेंटली स्टेबल नहीं था तो इसलिए वो ऐसा सब कुछ सोचता था। एंड उसी साल 11 जुलाई फिश ने एक बच्ची को जिसका नाम बीटेरिक कीली था, फिश उसके घर के पास से जा रहा था तभी उसने देखा उस बच्ची को कि वो उसके फार्म हाउस में अकेले खेल रही है। फिश ने सोचा ये एक अच्छा शिकार बन सकता है मेरे लिए, तो वो सोचा उसको वो लेकर वहां से भाग जाएगा। एंड उसने ऐसा अप्रोच किया भी, बट अनफॉर्चुनेटली उसके फादर ने ये देख लिया कि एक इंसान उसकी बेटी की तरफ आ रहा है, तो वो दौड़ के गया अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर चला गया। बट फिश ने मन बना लिया था कि उसे वो अब चाहिए ही चाहिए, तो फिश ने क्या किया, उसकी फार्म हाउस के बगल में एक कोने पे जाकर छुप गया ताकि रात के समय जब वो किसी भी कारण बाहर आए या फिर वो सो जाए तब वो जाके उसको ले लेगा। बट अगेन जब वो वहां पर छुप रहा था तब अगेन उसके फादर ने देख लिया एंड उसे वहां से भगा दिया। एंड क्योंकि फिश डर चुका था कि उसने उसको 2 बार देख लिया है तो वो पुलिस को बुलाकर उसको पकड़ा सकता है। एंड उसकी एक फैमिली भी थी तो उसने वहां से छोड़ दिया। एंड थैंकफुली वो बच्ची बच गई फिश के जाल से। एंड जिसके बाद एक दिन फिश ने कुछ बच्चों के झुंड को देखा कि वो बेसबॉल खेल रहे हैं। एंड फिश ने सोचा कि इन लोगों को
मैं अपना विक्टिम बना सकता हूँ। एंड फिश ने बोला, वहां पर जाकर अप्रोच किया उन लोगों को, तुम सुबह से खेल रहे हो, तुम थक चुके होगे, तुम्हें रेस्ट चाहिए होगा, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा, तो तुम चलो मेरे घर पर, तुम वहां पर रेस्ट करना, तुमको जो खाना होगा तुम वो खाना। एंड क्योंकि वो बच्चे थे एंड उन्हें सच में भूख लगा था और सुबह से ही खेल रहे थे, तो वो लोग फिश के साथ चले गए। एंड वो जैसे ही फिश के रूम में अंदर जाते हैं, फिश बोलता है, तुम रुको, मैं जा रहा हूँ कुछ सामान लाने और तुम यहाँ पर रेस्ट करो मेरे बेडरूम में। एंड वो सभी चले गए उसके बेडरूम पर रेस्ट कर रहे थे। एंड बच्चे थे तो वो कूदा कूदी तो करेंगे ही बेड के ऊपर, तो वो ऐसे ही कर रहे थे। एंड जैसे ही एक बच्चे ने उसके तकिए वाले साइड पर कूदा तो उसको पीठ में कुछ महसूस हुआ कि कुछ तो है इसके नीचे। एंड जैसे ही उसने उसको हटाया, तब वहां पर फिश के फेवरेट वेपन्स, वो कील वाले फट्टे, बेल्ट एंड एक बुचर नाइफ एंड काफी सारी चीजें थी, जिसको देखते ही वो बहुत डर गए। एंड बिना टाइम वेस्ट किए वो सभी के सभी वहां पर भागकर निकल गए। एंड फिश अगेन फेल हो जाता है, द लास्ट विक्टिम ऑफ एल्बर्ट फिश। On May 25, 1928, फिश ने न्यूयॉर्क वर्ल्ड पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देखा, जहां 18 साल एडविन बर्ड, जो 406 वेस्ट 15 स्ट्रीट में रहता था, जिसकी फैमिली फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल कर रही थी, उसको एक जॉब चाहिए था ताकि वो अपने फैमिली का बर्डन कम कर सके। एंड ऑन May 28, 1928, फिश ने उस एडवर्टाइजमेंट का जवाब उसके घर जाकर दिया। एंड वो वहां जाता है एज एन वेरी एवरेज इंसान, एक बूढ़ा इंसान जिसको हेल्प चाहिए अपने फार्म हाउस पे खेती बाड़ी करने के लिए। एंड वो अपने आप को फ्रैंक हावर्ड बताता है, जो कि एक फार्मर है बेसिकली, एंड उसे मदद चाहिए अपने खेतों में काम करने के लिए कोई ना। एंड वो अपनी खुशी से एडविन को और बिली को $15 देगा पर वीक, बस उसे उसके साथ कुछ ना कुछ हेल्प करना पड़ेगा। बेसिकली बिली एडविन का एक फैमिली मेंबर जैसा ही था, काफी अच्छा दोस्त था। एंड एडविन के फैमिली को ये काफी एक बहुत बड़ा चमत्कार लगा कि जब वो इतना स्ट्रगल कर रहे थे, तब उसको किसी ने $50 पर देने का कुछ बात किया, और वो कुछ इलीगल काम भी नहीं था, तो वो खुश थे। पर वो कभी भी ये नहीं सोच सकते थे कि दे आर डीलिंग विद द डेविल, एंड वो ये डील एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड फिश ने सोचा वो उसे न्यूयॉर्क लेके जाएगा पहले, वहाँ पे उसने अपने पुराने फार्म हाउस में, जहाँ पर उसने काफी लोगों को टॉर्चर किया है, वहां पर वो उसको टॉर्चर करेगा। एंड उसके साथ जो जो वो करता था, बुचर नाइफ वाला एंड सब कुछ, पेनिस काटने वाला काम, वो सब कुछ उसके साथ करेगा। एंड उसकी फैमिली मान गई, पर उन्होंने बोला कि उन्हें एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। एंड एक वीक बीत चुके थे, एंड एडविन एंड विली का कोई भी खबर नहीं था कि वो कहाँ है, कैसे है, ठीक है भी कि नहीं, तो वो काफी परेशान थे। एंड जैसे उन लोगों ने एडवर्टाइज किया था, जो एल्बर्ट फिश के पास गया था, वैसे ही उन लोगों ने अगेन एडवर्टाइज किया कि तुम मुझे कुछ खबर दो मेरे बेटे के बारे में और बिली के बारे में, कि वो कैसे है, ठीक है कि नहीं है। तो जिसका जवाब देते हुए एल्बर्ट फिश ने बोला है, डोंट वरी, मैं एक वीक बाद दोनों को लेकर आ जाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम के कारण वो मेरे साथ ही अभी है। एंड फिश ने तो बेसिकली उनको मारने के लिए लिया था, बट क्योंकि वो लोग 2 लोग थे, तो फिश थोड़ा तो डर रहा था, क्योंकि एक तो वो बूढ़ा था, अगर वो किसी को कुछ करने गया और वो ही दोनों पकड़ के उसको फेंक दिए तो इसलिए उसने सोचा एक अच्छा प्लान बनाकर वो दोनों को अलग अलग टाइमिंग पे ही मारेगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो दोस्त थे, एक नए शहर में थे, तो वो साथ ही रहते, तो फिश इन सब में कुछ भी नहीं कर पाया, उसका सब प्लान फेल होते गया। उसके बाद ही उनके फैमिली का मैसेज आता है, तो फिश अपोलोजाइज करता है कि सॉरी, कुछ काम पड़ गया था, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैं कुछ मैसेज नहीं कर पाया, उन लोगों को नहीं भेज पाया। एंड मैं नेक्स्ट वीक पक्का उन लोगों को अपने साथ लेकर उनके घर पर छोड़ने। एंड फिश ऐसा ही करता है। एंड अगले वीक ही फिश एडविन एंड विली को उसके घर लाकर छोड़ता है, जहाँ ही सॉ ग्रेस बर्ड एंड ही चेंज्ड हिज प्लान। एंड उसको देखते ही वो उसके ऊपर पागल हो गया। अब उसे अपना विक्टिम विली या फिर एडविन नहीं चाहिए, अब ही कंफर्म कि उसे अब ग्रेस ही चाहिए। ग्रेस बेसिकली एडविन की बहन थी। एंड क्योंकि उसने ग्रेस को देख लिया था, एंड उसने एक प्लान बनाया कि वो ग्रेस को अब किडनैप करेगा एंड उसके साथ वो सब कुछ करेगा जो बाकियों के साथ उसने किया। एंड ऑन
संडे जून 3 1928 वो उसके घर पर पहुंच जाता है एक चीज स्ट्रॉबेरीज लेकर। एंड फिश ने तुरंत प्लान बनाया। उसने बर्ड फैमिली को बोला कि आज मेरी भतीजी का बर्थडे है 137 स्ट्रीट इन कोलंबस, जो कि एक फेक एड्रेस था। बाद में जब पुलिस ने ढूंढा एंड उसने बोला कि वो चाहता है कि एडविन और बिली उसके साथ चले उसके भतीजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। एंड क्योंकि उसने ग्रेस को भी देखा एंड उसका टारगेट ग्रेस ही थी, तो उसने बोला कि आप ग्रेस को भी इसके साथ भेज दो ताकि वो भी इस पार्टी का मजा ले सके। वैसे भी वो घर से निकलते नहीं है। एंड क्योंकि उसके साथ उसका भाई जा रहा था, उसका भाई का दोस्त जा रहा था, तो उसकी फैमिली ने अग्री कर लिया कि क्या ही होगा, वो तो जा ही रहा है, अब ये लोग भी गए उसके साथ तो सेफ ही आए। तो बेसिकली उसने सब ट्रस्ट जीत चुका था उस फैमिली का, तो वो उसे जाने देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो कभी घर नहीं आती है। विली और एडविन तो घर आ चुके हैं, बट वो वहां पर खो जाती है एंड इवन फिश भी, जिसके बाद उसके फैमिली काफी परेशान होते हैं। वो पुलिस कंप्लेन भी करते हैं एंड फिश ने तो उसे किडनैप कर लिया था। एंड उन लोगों ने डायरेक्ट फिश को ही फंसाया क्योंकि उसने अपना नाम फ्रैंक बताया था। तो पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन किया एंड पुलिस को दूसरा फ्रैंक कोई मिला क्योंकि वो तो अपना गलत नाम बताया था। पुलिस ने उसको पकड़ा, इन्वेस्टिगेट किया एंड सब कुछ देखा, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं फंसा क्योंकि ऑब्वियसली उसने कुछ किया नहीं था, तो पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। एंड ग्रेस वाज मिसिंग एंड उसके फैमिली काफी ज्यादा परेशान थे कि आखिर वो कहाँ है और कैसे। एंड फिश ने एक प्लान बनाया था कि वो ग्रेस को बोल दिया था कि मैंने तुम्हारी फैमिली को सब कुछ बता दिया है कि मैं तुम मेरे साथ हो, तुम चलो, तुम मेरे साथ मेरा कुछ हेल्प करना, मैं तुम्हें भी तुम्हारे भाई की तरह छोड़ दूंगा। एंड फिश फिश ने ऐसा ही किया। फिश उसे अपने घर लेकर गया एंड फिश ने उसे बोला कि तुम जाओ कुछ फ्लावर्स तोड़ के लाओ घर पर एंड तब हम लोग घर पर कुछ सजाएंगे उस फ्लावर को। एंड वो चली जाती है कुछ व्हाइट फ्लावर्स लेने के लिए एंड कुछ स्ट्रॉबेरीज तोड़ के लाती है घर पर। एंड फिश इसी टाइम में घर पे था एंड घर के अंदर अपने ऊपर वाले रूम में वो फुल्ली नेकेड था। बेसिकली वो एक प्लान बना रहा था एंड उसके पास अपना सारा वेपन्स सब कुछ वहीं पर रखा हुआ था। एंड जैसे ही उसका सब सेटअप कंप्लीट हो जाता है तो वो ग्रेस को आवाज देता है कि अब तुम ऊपर आ जाओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। एंड जैसे ही ग्रेस ऊपर आती है, वो जैसे ही उसे देखती है वो शॉक में पड़ जाती है एंड वो भी यही चाहता था ताकि वो शॉक में पड़ जाए एंड उसे मौका मिले उसे मारने का। एंड जैसे ही वो शॉक में पड़ जाती है, वो उसे वहीं पर तुरंत मार देता है। एंड उसने उस बुचर नाइफ से उसकी बॉडी को काटा, इवन उस आरी से, एंड उसे खाया। एंड इवन द वर्स्ट पार्ट कि उसने उसके पूरे बॉडी को खाने में 9 दिन लगाया। वो डेली उसके बॉडी को खाता था एक एक पीस को एंड उसने पूरे बॉडी पार्ट्स को एक फ्रिज में रखा था। एंड उसने ये बताया कि उसने ग्रेस के साथ कुछ भी रेप वेप नहीं किया था। एंड ये सब करने के बाद उसने एक लेटर लिखा ग्रेस के फैमिली को। My dear Mrs. Bird, in 1894, a friend of mine served as a deckhand on the stream Tacoma. Captain John Davis. They sailed from San Francisco to Hong Kong, China. On arriving there, he and two others went ashore and got drunk. When they returned, the boat was gone. At that time, there was a famine in China. Meat of any kind was from rupees $1 to $3 a pound. So great was the suffering among the very poor that all children under 12 were sold to the butchers to be cut up and sold for food in order to keep others from starving. A boy or girl under 14 was not safe in the street. You could go in any shop and ask for steak, chops, or sweet meat. Part of the naked body of a boy or girl would be brought out and just what you wanted cut from it a boy or girl behind, which is the sweetest part of the body, and sold as veal culture brought. The highest price, John said, there so long he acquired a taste for human flesh. On his return to New York, he stole two boys, one 7, one 11, took them to his home, stripped them naked, tied them in a closet, then burned everything they had on. Several times, every day and night, he spanked them, tortured them to make their meat good and tender. First, he killed the 11-year-old boy because he had the fatted ass and, of course, the most meat on it. Every part of his body was cooked and eaten
expect head, bones and guts. He was roasted in the oven, all of his ass, boiled, broiled, fried, sweet. The little boy was next went to the same way. At that time, I was living at 409 East 100th Street, Rare. Right side, he told me so often how good human flesh was. I made up my mind to taste it. On Sunday, June 3, 1928, I called on you at 406 West 15th Street, brought you pot chicken strawberries. We had lunch. Grace sat in my lap and kissed me. I made up my mind to eat her on the presence of talking her to a party. You said yes, she could go. I took her to an empty house in Westchester I had already picked out. When we got there, I told her to remain outside. She picked wildflowers. I went upstairs and stripped all my clothes off. I knew if I did not, I would get her blood on them. When all was ready, I went to the window and called her. Then I hid in a closet until she was in the room. When she saw me all naked, she began to cry and tried to run downstairs. I grabbed her and she said she would tell her Mama. First I stripped her naked. How she did kick, bite and scratch. I cooked her to death, then cut her in small pieces so I could take my meat to my rooms. Who can eat it? How sweet and tender her little ass was roasted in the oven. It took me 9 days to eat her entire body. I did not fuck through I could have sick. एंड आफ्टर सम टाइम इन्हीं सब चीज़ों के कारण ये किडनैपिंग एंड ये सब करने के कारण फिश को पकड़ा गया एंड उससे जब पुलिस इंक्वायरी कर रहे थे तो वो ये सब चीज़ से तो बच गया बट उसने खुद सामने से ही कन्फेस कर दिया कि उसने ग्रेस बर्ड को मारा है एंड पुलिस पहले इस बात पर बिलीव नहीं की एंड उसने ये भी बोला कि उसने उसके बॉडी को काट कर फ्रिज पर रख कर उसको खाया है बट पुलिस इस बात को बिलीव नहीं कर रही थी जिसके कारण उसने कुछ ऐसे डिटेल्स बताया ना उस केस के बारे में जो सिर्फ पुलिस और फिश ही जानता था एंड पुलिस ये कंफर्म हो चुकी थी कि फिश ही था जिसने ये सब किया बट ये कभी कंफर्म नहीं हुआ कि फिश ने उसके बॉडी को खाया कि नहीं खाया एंड ऑन 11 मार्च 1935 फिश की केस का ट्रायल शुरू होता है एंड सिर्फ 9 दिनों में ही फाउंड गिल्टी एंड इवेंचुअली पुट टू डेथ उसको इलेक्ट्रिक चेयर से डेथ की पेनल्टी दी गई ग्रेस बट के हत्या के कारण एंड काफी विक्टिम्स के लिए And on January 16, 1936, in the electric chair at Sing Sing, he entered the chamber at 11:06 p.m. and was pronounced dead after 3 minutes. He was burned in the Sing Sing prison ceremony.